ठीक है, यू कैन लीव द डाइपोल टॉपिक फॉर नाउ। और इसके बाद आप जब आएंगे लास्ट में बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा समरी है ना, समरी दिख रही है क्या? इस समरी को पढ़िएगा गौर से, इसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। हार्डली 15 to 20 मिनट्स या 25 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। और अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो उसको नोट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा डाउट सेशन में कि क्या किसका मतलब है। अच्छा ठीक है, उसके बाद आप पॉइंट्स टू पॉइंटर इसको भी पढ़िएगा। अभी जो मेन काम है एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज में 2 पार्ट है बेटा। इसमें जो है एक्सरसाइज, आप जो है एक्सरसाइज 1 से 24 24 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को करने में अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट मान ले, 5 मिनट, 5 अप्रोक्सीमेटली, कोई भारी होगा। 25 इंटू 5 कितना होगा? 75 मिनट। 75 मिनट मतलब कितना? सवा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है सर। 1.5 घंटा मान ले। क्या आप अपने इस चैप्टर को, जिसको आपने 15 लेक्चर में किया 1.5 घंटा, और आप मान लीजिए आधा घंटा पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी पढ़ने में 2 घंटा, क्या आप 2 घंटा नहीं दे सकते इस चैप्टर को? सर देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर आप चाहते हैं अपना भला करना, मेरे पास आज जो है 32 पार्टिसिपेंट है, मैं मान के चलता हूँ कि 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो ये करेंगे, 20 स्टूडेंट्स। तो आपको 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे आपको देना। मैंने एक एवरेज टाइम बताया। उसके बाद बेटा ये एडिशनल एग्जाम्पल्स है, ये तो देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको आप करिएगा। इसमें कितने प्रॉब्लम दिए हुए एडिशनल में? 34, मतलब बेटा कितना? 25 से 34 कितने हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए क्या? यस सर। 9 क्वेश्चन, 25 से 34, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान लेते हैं। ये बड़े लेवल के प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन में 10 मिनट मान ले क्या? मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट बहुत होता है यार। तो 10 क्वेश्चन, हाँ 7 मिनट मान लो, 70 मिनट मतलब 1 घंटा। क्या आप 1 घंटा नहीं दे सकते इसको हफ्ते में? मतलब कि आपके बात कहने का मतलब है बेटा, इस पूरे चैप्टर को जिसको आपने 1.5 महीने में पढ़ा है, 1 महीने में लगभग, आप इसको आप 2.5 से 3 घंटे और दे दीजिए। 3 घंटे मिनिमम, 3 से थोड़ा ज्यादा ही दीजिएगा। जो क्वेश्चन हो जाए उसको ठीक है, जो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। और आप देखेंगे जो क्वेश्चन हो जाए टिक लगाए, जो नहीं हो सर्कल करिए, मुझसे पूछ लीजिएगा, और बिलीव में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर ये देखा हूं, क्वेश्चन नंबर 1.23 दिख रहा है आपको क्या? क्वेश्चन नंबर 1.23। अब इसमें कह रहा है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, मैंने कल लिखवाया था लाइन चार्ज की वजह से इनफाइनाइट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था कैंसर। बोलो भाई। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, लैम्डा हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरह के प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, अब ये तो हो गया, मैंने आपको काम बताया। सभी लोग काम समझिए क्या करना है। बोलो भाई, सभी लोग समझे कि नहीं यार? रिस्पॉन्स देखिए, अब हमारे पास आज है थर्सडे, मेरी आज इस वीक की लास्ट क्लास है। अगली क्लास होगी मेरी मंडे को, जो कि 20 तारीख है। कितने दिन हो गए बेटा? 17, 18, 19, 3 दिन। मैं आपको 20 तारीख को, हम अपने, आज मैं अपने कोऑर्डिनेटर, जो आपके कोऑर्डिनेटर, उनसे मैं बोलूंगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको। इसका हमें, आप कोऑर्डिनेटर को आपको भेजना पड़ेगा, वो मुझे फॉरवर्ड करेंगे। एक लंबा काम है लेकिन मैं करवाऊंगा, ठीक है। समझ रहे बात को क्या? तो आपकी जो नोटबुक है, आप अपने नोटबुक में जैसे तैसे अच्छा बुरा सॉल्व करिएगा। एक जगह हम 10 पेज मान लेते, 10 पेज होगा, 10 पेज की फोटो खींचिएगा, पीडीएफ बनाएगा, और पीडीएफ का नाम अपना, पीडीएफ का जो नेम होगा अपना नाम लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राधिका गुप्ता है, का अंजना कुछ का, तो ये काम आपको करना है 3 दिन के अंदर, ठीक है। मंडे को मैं अपने आपके कोऑर्डिनेटर से बात करूंगा कि मुझे भाई वो पीडीएफ भेजिए जो स्टूडेंट्स ने भेजा है, ठीक है। चलिए, तो अब आपकी ये क्वेश्चन से मैंने आपको 3 दिन में 3 घंटे मैंने एस्टिमेट लगाया है। अगर मैं 1 घंटा और बढ़ा लूं तो 4 घंटा, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने पे और 1 घंटा दे दूं तो कितना? 5 घंटा। 3 घंटे में कितने, 3 दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 72 घंटे। यस सर। तो क्या आप 72 आवर में से अपने करियर के लिए 5 घंटे 4 घंटे नहीं दे सकते क्या? सर बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आउट ऑफ 72 आवर्स यू आर गोइंग टू डिवोट योर 5 आवर्स और 4 आवर्स फॉर योर करियर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादा स्टूडेंट से मंडे को हमें ये चीज मिलेगी। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास बनने वाले हैं इंशाल्लाह। विच इज व्हाट, हमारा चैप्टर 2 आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सभी लोग रेडी है? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले चैप्टर में
मेन पॉइंट्स हमने जो पढ़े थे मैं एक बार जरा बता दूं पिछले चैप्टर में। मैं बस मेन सबसे पहले आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, Yes, ठीक sir. है, बहुत सारी बेटी चार्ज की प्रॉपर्टीज यूनिट बकवास सब पढ़ा। चार्ज के बाद आपने कूलम्स लॉ पढ़ा। Yes, sir. कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद आपने एक टर्म पढ़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला। Yes, sir. मैं टर्म्स का नाम बता रहा हूँ और आप देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक इस पे फिर इक्विलिब्रियम वगैरह करना सीखा होगा आपने, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ा। इक्विलिब्रियम के बाद आपके पास एक नया टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 5-6 चीजों से निकाला, पॉइंट की वजह से निकाला, ठीक है, Yes. लाइन की वजह से निकाला, लाइन के बाद आपने स्फेयर की वजह से निकाला। स्फेयर में 3 तरह के स्फेयर हो गए, हॉलो हो गया, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो गया। आवाज आना शुरू हुई आपके पास? यस सर। और ये आप समझ रहे होंगे क्या हो गया, पावर सप्लाई फेलियर, ठीक है। बारिश का मौसम आप जैसे कल आपके यहाँ मौसम था ना, आज मेरे यहाँ बन रहा है बारिश, बिल्कुल काले काले बादल दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन भी काली और बादल भी काले, इतने तो नहीं है लेकिन थोड़े गोरे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपने निकाला पॉइंट की वजह से, लाइन की वजह से, स्फीयर की वजह से, और किससे निकाला था? शीट की वजह से। Heat की. Yes, sir. अच्छा, और रिंग की वजह से, Yes, sir. और आर्क की Yes, वजह sir. से, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब याद होगा। उसके बाद आपने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कंडक्टर क्या होता है, कैसे होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और यानी आपका पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको पूरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। यस सर। यही सारे टॉपिक से देखिए। अब आपने जो लेक्चर 15 लेक्चर में पढ़ा था जो टॉपिक, आपने इसको 8 पॉइंट्स में समराइज कर दिया, ठीक है। तो आज जो बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक है। सभी लोग रेडी हैं क्या? मैं स्टार्ट द न्यू टॉपिक फॉर टुडे? यस सर। ठीक है। अब आप चैप्टर 2 का नाम डाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आज का टॉपिक है, ठीक है। सर आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है अंधेरे में पढ़ाने के लिए? नहीं, अंधेरे में मुझे नहीं प्रॉब्लम बेटा, अभी तो उजाला है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम तो आपके लिए प्रॉब्लम झेलने को तैयार है, ठीक है। Yes, चलिए, sir. तो अब शीट की वजह से मैंने देखा, अगर एक चार्ज शीट थी बेटा, चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और लाइन चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला आया था वो क्या था? लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है? याद है? Yes, sir. ठीक है। अब अगर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम देता हूं, इस प्रॉब्लम को जरा सॉल्व करिए, ये वाला प्रॉब्लम है, इसको जरा सॉल्व करिए बेटा। कह रहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा ये बताइए कि इनफाइनाइट प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी यूनिफॉर्म थी क्या? याद है Yes, sir. कल लेक्चर? इट वाज यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? पैरेलल। अगर Parallel. पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। और Yes, फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ये देखिए, 2 प्लेट्स आमने सामने रख दिए, सिग्मा और 2 सिग्मा के, कह रहा है इनके बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा? A option. बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा। आप बीच में देखो दोनों प्लेट्स पॉजिटिव, एक पॉजिटिव प्लेट क्या करते हैं? अपने से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भेजते। Zero. जीरो जीरो। एक देखिए, चार्ज डेंसिटी दोनों के अलग, एक का सिग्मा है दूसरे का 2 सिग्मा है। बहुत ध्यान से, सलमान भाई, सलमान है सलमान है जो भी नाम है आपका, ओके ठीक है। जल्दी देखिए बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर की तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला जो है, इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी क्या? इसकी Yes, वैल्यू sir. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। Yes, sir. अच्छा, जो राइट वाला प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ जाएगा। सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए मेरा, नाउ यू कैन सी मी, लाइट आ गई। तो एक इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड है राइट साइड में, कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट साइड में जो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्या? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दोनों को माइनस कर दीजिए।
भाई दोनों को माइनस कर दो, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बेटा, जल्दी बताओ ना यार, क्या इतना सुस्त पड़े हुए हो, दोनों को माइनस करो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Yes, सिग्मा sir, एप्सिलॉन A नॉट, तो ए option. ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल सकता हूं कि इस प्लेट के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अब आप देखिए कि लेफ्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, राइट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी क्या, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस दोनों अपोजिट नेचर में, तो कैंसिल करके मुझे मिल गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं Yes, आपसे sir. बोलूं कि ये तो बोला बिटवीन द प्लेट्स के बजाय अगर मैं बोलता आउट ऑफ द प्लेट, आउट ऑफ द प्लेट का मतलब एक पॉइंट आप यहां मान सकते हो और एक पॉइंट यहां मान सकते हो, जल्दी करके बताइए पॉइंट नंबर 1 पे क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट नंबर 2 पे क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताइए क्या होगा, और डायरेक्शन क्या होगा पॉइंट नंबर 1 पे और पॉइंट नंबर 2 पे, टेल मी फास्ट। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बनाया, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अपनी तरफ, आज पार्टिसिपेंट्स कुछ ज्यादा है, Sir, 0. जीरो, जीरो कैसे होगा बेटा, जीरो नहीं होगा, So Q Sir, by 3 epsilon. 3 sigma upon 2 pi 2 acceleration naught. 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मुझे ज्यादा आसानी होगी पढ़ने में। देखो ये दो प्लेट से सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया होगा, ठीक है। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं बेटा, मान लेता हूं इसको मान लो प्लेट 1, इसको मान लो प्लेट 2, ठीक है। तो प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड जाएंगी क्या, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगा, Yes, sir. कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्जेस अपनी से दूर फेंकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो प्लेट 2 भी बाहर की तरफ फेंकेगा, और उसका Yes. क्या होगा सिग्मा, मतलब इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल होगा, कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐड हो जाएगी क्या, Yes, sir. The 3 तो वो व्हाट विल बी द सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आपका आंसर आएगा 3 बाय 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड का 1 का। अगर इसी तरह मैं आपसे पूछूं पॉइंट नंबर 2 का बताओ यहाँ का, तो क्या आएगा जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द आंसर एट पॉइंट नंबर 2। तो प्लेट 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, प्लेट 2 से निकालिए और मुझे आंसर बताइए। जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स एब्सेंट हो रहे थे, तो उनको तो समझना बहुत दुश्वार हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दे रहा है पर दुरुस्त है। अब क्लास मिस मत करिएगा, क्लास मिस करेंगे तो अगली क्लास कम इंटरेस्टिंग, एक लूप बन जाता है, इसको बोलते हैं विशेष साइकिल। The sigma upon acceleration naught है। एप्सिलॉन नॉट नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। देखो यार P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. ठीक है। और इसी तरह प्लेट 2 की वजह से भी, तो देखो पॉजिटिव चार्जेस दोनों तरफ फेंकेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अपने से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भेजता है, जीरो नहीं होगा सलमान वेदांत, पॉजिटिव चार्जेस हमेशा अपने से दूर, तो प्लेट 1 ने लेफ्ट साइड में दूर फेंका, तो प्लेट 2 भी तो दूर फेंकेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, पॉजिटिव अपने से दूर फेंकेगा, तो प्लेट 1 है तो प्लेट 2 भी तो इधर ही फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, Q1 2 epsilon naught वाला ही आएगा ऑप्शन। बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाय, सेम आंसर आएगा 3 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। देखो यार मैं अगले स्लाइड में बनाता हूं आपको, ये रहा मेरे पास प्लेट्स, अगर मैं इसको मान लूं प्लेट 1, इसको मान लेता हूं प्लेट 2, इस पे डेंसिटी है सिग्मा, इस पे डेंसिटी है 2 सिग्मा, ठीक है। अब आपको अगर हमने बोला कि यहाँ पे बताओ, तो प्लेट 1 से क्या है, राइट साइड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट 2 क्या होगा, अपने देखिए पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भेजता है, अपने से दूर, समझ में आ रही क्या बात, पॉजिटिव किधर भेजता है बेटा, अपने से दूर की तरफ, तो इसका हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा मतलब उसका चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया था मेरा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल कर दिया था। यहाँ पे आपने देखा तो P1 वाला भी राइट साइड फेंकेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा, और P2 वाला भी राइट साइड करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से दूर जाएगा। इट विल बी सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
जो कि मुझे दे देगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ने के बाद मुझे टोटल आ गया कितना 3/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह अगर यहां पे देखेंगे तो प्लेट 1 अपने से दूर और प्लेट 2 भी अपने से दूर। प्लेट 1 वाले ने कितना किया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लेट 2 ने कितना किया 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 3/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. यस सर। हाँ जी। तो अगर ये देखिए अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो आप एक को प्लेट से दूर की तरफ देखेंगे और दूसरा वाला जो नेगेटिव होगा वो प्लेट की अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचेगा। तो बीच में कितना आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपोजिट, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड हो गई। एक आ गया 3/2 एप्सिलॉन नॉट, एक हो गया 3/2 और बीच में आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूनिफॉर्म होंगी क्योंकि आपने देखा था कल की क्लास में शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती है। इज दिस राइट? Yes, sir. ठीक है, चलिए नोट कर लिया क्या इसको? नोट कर लिया आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है। कह रहा 2 इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स हैं और दोनों परपेंडिकुलर रखी हुई हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कह रहा व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दोनों की वजह से। इनफाइनाइट शीट है, शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो शीट से बाहर की तरफ जाएंगी। तो इस वाले शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा क्या बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? Yes, sir. ठीक है। यस अब सर। ये आप ये मान सकते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं यहां चला जाएगा क्या बीच में? क्या आप इसका अगर आप इसको मान लें फॉर एग्जांपल इसको ई मान लें, एक को ई मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड को, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 1 एज ई, ठीक है राधिका का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसको मान लें ई तो ये वाला भी ई हो जाएगा। तो रिजल्टेंट दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब आपको याद होगा कि हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा कितना है बेटा इसमें? थीटा कितना है? ओके मुझे 3-4 ऑप्शन मिले। थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा जब 90 डिग्री हो गया तो cos 90 क्या होगा 0। तो रिजल्टेंट जो मुझे मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा e² + e², मतलब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर जब 90 डिग्री होते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, जिसको मैं लिख सकता हूं e√2। कैन आई राइट लाइक दिस? e√2 मिल गया। तो मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा e√2, और e की वैल्यू है मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू √2, और सिग्मा की वैल्यू चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मुझे दे रखा है √2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह वैल्यू रख दूं √2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू √2 इंटू 10⁻³ भी लगा हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हो गया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 2, तो वो 2 और इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हाँ बेटा समझ में आया क्या आपको ये क्वेश्चन? दो पैरेलल प्लेट्स से दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दिया।
दो वेक्टर रिजल्टेंट √a² + b² + 2ab cos थीटा, अब थीटा की वैल्यू 90 है तो हमने उसको 0 कर दिया। अब देखो बेटा, जिसको वेक्टर नहीं आता, जिसने लास्ट की क्लास अटेंड नहीं की है, तो उसको अपनी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो एक साइकिल बन जाएगा। उसने क्लास अटेंड नहीं किया, लेक्चर समझ में नहीं आएगा, फिर वो क्लास छोड़ेगा क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा, फिर क्लास छोड़ेगा, फिर लेक्चर नहीं समझ में आएगा, फिर वो छोड़ेगा, तो ये चक्कर बनता रहेगा। इसलिए आप क्लास छोड़ेंगे समझ में नहीं आएगा, फिर क्लास छोड़ेंगे समझ में नहीं आएगा, इससे बेहतर है क्लास करते रहे। आपको एक टाइम आएगा जब समझ में आने लगेगा, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से डाउट पूछोगे और आपको आपके नॉलेज का लेवल इंक्रीज होने लगेगा। तो 10 पावर -3 × 10 पावर न्यूटन पर कूलम इज द आंसर, ठीक है बेटा। तो ये दो प्रॉब्लम्स मैंने कराए पिछले क्लास के। अगर आपने इसको नोट कर लिया हो, समझ लिया हो, तो हम अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकते हैं। राधिका कह रही है यस, एनीवन एल्स? डन, ठीक है। अब देखिए, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखिए पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप हेडिंग डालिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा सा 11th क्लास की चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा आपने 11th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना था? यस सर। ठीक है, Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना था, बता सकते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, अब इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स का समझना बहुत जरूरी है। एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, एक तो ये समझ में आपको आना चाहिए। और आपको दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से रिलेटेड है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ये दो बातें जब आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम आपसे पूछें कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? कैन एनीवन टेल मी? फोर्स दो तरह के होते हैं बेटा, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में नहीं आएगा। फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज, याद करके बताइए जरा 11th क्लास से, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? क्या हुआ, बड़ा सन्नाटा है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप बोल दो कि सर भूल गए, जहन में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए, कुछ तो पार्टिसिपेट करो। सर करवा दो रिवाइज। बिल्कुल यार, मैं तो बैठा हूं ना, अगर आपको कुछ आइडिया है, कोई चीज थोड़ी मोड़ी याद है, इट्स ओके। नहीं याद है तो मैं किस लिए यहाँ पर आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पार्टिसिपेट करो, आपको जो नई बात बताई जाए, जो आपको समझना है, उसको नोट करते। देखो बेटा, दो फोर्सेस तो कई तरह के होते हैं, हम उनके नेचर पे दो तरह के फोर्सेस को डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, आपको नीरज हमसे बोल रहे हैं कि चार्ज कंजर्वेशन इज द प्रिंसिपल। नहीं, चार्ज कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं नीरज, मैं तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, फोर्स देखिए, वेदांत ने बोला है कि विच डिपेंड ऑन पाथ, विच डिपेंड ऑन, हाँ थोड़ा बहुत आपने लगभग 80% आपने सही बोला है। देखिए, आपको 11th क्लास में जब आपने वर्क की डिफिनीशन पढ़ी होगी बेटा, तो वर्क आपने पढ़ा होगा, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही पढ़ा था क्या आपने? F डॉट ds का इंटीग्रेशन, Yes, यही sir. पढ़ा था वर्क। अच्छा, अभी आपने फ्लक्स पढ़ा। Yes, sir. फ्लक्स आपने पढ़ा, फ्लक्स क्या था? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। याद आ रहा है? वर्क की डेफिनेशन क्या थी? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप आपको याद होगा। और अभी थोड़ी दिन पहले आपने पढ़ा कि फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या ये दोनों बातें याद है? अरे बोल दो ना यार, Yes, sir. यस और नो। ठीक है, याद है। अच्छा, Yes, sir. अब आप देखिए बेटा, हम ये कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉक को यहां से लेके यहां पे लेके, ब्लॉक को आपने डिस्प्लेस किया, आप इसको यहां से यहां डायरेक्ट ले गए, आप इसको ऐसे लेके गए और आप इसको ऐसे ले गए, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन अलग अलग पाथ से आप जा रहे हैं। एक बार पाथ 1 है, एक बार पाथ 2 है, एक बार पाथ 3 है। इतना तो आपको 9th क्लास से पता होगा। तीनों केस का डिस्टेंस अलग है लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क, जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन, ध्यान से लिख लीजिए, whose work done does not depend on path। यानी वो ऐसा फोर्स होता है कि आप पाथ कुछ भी लो, अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है
तो वर्क डन हर केस में क्या आएगा, सेम आएगा। यानी एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा चैप्टर 2, जिसका वर्क डन, एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। यानी कि अगर आप देखें कि आपका तीनों केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है बेटा, ठीक है। तो आपका पाथ अलग है, लेकिन आपका क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो तीनों केस में जो वर्क आएगा, वर्क ऑफ पाथ 1 और वर्क ऑफ पाथ 2 और वर्क डन इन द पाथ 3 विल बी सेम। ऐसे फोर्सेस को क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया ऐसे फोर्सेस को? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इस कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल क्या है? 3 तरह के एग्जांपल होते हैं। एक होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप पढ़ रहे हैं वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और तीसरा कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है फिजिकल टू kx, वो भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी 3 तरह के फोर्सेस हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन क्या आएगा, सेम। ओके, यस सर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, इसका उल्टा, कि जो जिसका वर्क डन अलग अलग पाथ पे अलग अलग आए। मतलब अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन अगर आप अलग पाथ से गए तो जरूरी नहीं कि वर्क डन सेम आ जाए। तो इसका क्या होगा, वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ पे, डिपेंड ऑन पाथ। मतलब जैसे मैंने ब्लॉक 1 को एक 1 से 2 ले गया, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे 3 पाथ पे, पाथ 1 पे, पाथ 2 पे, पाथ 3 पे। तो यहां से क्या होगा, जरूरी नहीं है कि तीनों का वर्क डन क्या आ जाए, सेम आ जाए, क्योंकि पाथ अलग है तो वर्क डन भी क्या होगा, अलग होगा। ये है वर्क कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब, ठीक है बेटा। यस सर। अब ये रहा, आपको आई होप आपको सभी को Yes, sir. समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पूछे व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो हिंदी में इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तब भी उसका वर्क जरूरी नहीं कि सेम आ जाए। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जांपल है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मेरे पास बहुत टाइम नहीं है बेटा कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं, लेकिन हमने बस रिवाइज कर दिया क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आप, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा। अब मिसाल के तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, आपने बातें नोट कर ली क्या? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अगर मैं sir. बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट को आपने घुमा के वापस वहीं ले आए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्या? Yes, sir. तो अगर हम बात करें वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क बात उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा, 0। अगर लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, तो उस केस में वर्क डन 0, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, जैसे अगर हमने Yes, sir. बॉल को फेंका और वापस वहीं पे आ गया, अगर हम पूछें कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या सेम है, तो क्या वर्क डन 0। वेरी गुड नीरज, बिल्कुल सही बोला आपने, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर हम पूछे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर, इसमें एयर का फ्रिक्शन होगा, वर्क बाय एयर फ्रिक्शन, तो एयर के फ्रिक्शन का वर्क 0 होगा कि नॉन 0 होगा, Sir, known. नॉन 0, क्योंकि एयर फ्रिक्शन जो है भले उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या सेम है, लेकिन एयर के फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, अलग होगा। नोट कर लिया बेटा इस बात को, यस सर। Yes, sir. ठीक है।
तो अगर हम इसका मतलब एक लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की दो पहचान है। क्या पहचान है बेटा? कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, एक पहचान। दूसरी पहचान क्या है? कि अगर आप उसको घुमा के वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे ले आएंगे तो उस केस में उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो मेरे साथ कौन है, दो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बता सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन, दो लोग हैं जो जल्दी से मुझे रिवाइज कराएंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं। पार्टिसिपेट करें जिंदगी में, पार्टिसिपेट। ठीक है, कौन हाथ उठा रहा है? ओके, आकाश जल्दी बताइए बेटा क्या होता है, व्हाट इज कंजर्वेटिव? जल्दी रिवाइज करो और पूरे क्लास का भला करो। सर कंजर्वेटिव सर जो वर्क डन डिपेंड नहीं करते सर पाथ में। ठीक है, वेरी। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है उसकी? दूसरी सर उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सर उसकी सर वर्क डन सर 0 होती है सर। कब? हमेशा 0 तो इसका सर इसका इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट घुमा के वापस वहीं पे आ गया तो वर्क डन क्या होगा? एग्जैक्टली 0 होगा। ठीक है, 0। अच्छा ठीक है। अगर मैं आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर हम आपसे बोले कि एक बॉल को मैं 10 मीटर की ऊंचाई पे ले गया, कितने ऊंचाई बेटा? 10 मीटर की। एक बार मैं इसको एक इंक्लाइन प्लेन पे 10 मीटर ऊंचा लेगा, एक बार मैं 10 मीटर ऊपर लेगा सीधा, और एक बार जो मैं 10 मीटर लेगा इसको ऐसे 10 मीटर, हाइट सेम है। तो अगर मैं पूछूं कि ग्रेविटी का वर्क किस में ज्यादा आएगा? ग्रेविटी का, देखो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, डाउनवर्ड। तो अगर मैं बोलूं क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के, ग्रेविटी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो तीनों केस में हाइट सेम है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम आएगा क्या? क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वेरी गुड। तो वर्क बाय ग्रेविटी जो होगा बेटा क्या होगा? वर्क बाय ग्रेविटी क्या होगा? सेम इन ईच केस। क्यों सेम है बेटा? क्योंकि हाइट क्या है? सेम इन ईच केस, क्योंकि हाइट इज सेम, क्योंकि ग्रेविटी में हाइट इज सेम। तो ग्रेविटेशन का वर्क तीनों में क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर हम यही बात कर दें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क तीनों केस में सेम है, अलग आएगा? अलग आएगा इसमें, डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन। वेरी गुड। तो आप ये बोलोगे मैं डिफरेंट बिकॉज पाथ पे डिपेंड करता है, डिफरेंट बिकॉज अब ये रहा एक पॉइंट जो हम बिकॉज पाथ इज डिफरेंट। अब आपको ये समझ में होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। अच्छा, अब बेटा आप ये सोचो कि हम क्यों इस टॉपिक को रिवाइज करवा रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैसा फोर्स है? सर कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो क्या ये टॉपिक आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आप समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब। ओके ठीक है बेटा, हम आगे बढ़े। Yes, sir. अब मान लो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होगा, F इक्वल टू क्यू, याद है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, याद है क्या बेटा? Yes, sir. अगर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज Q1 को मैंने यहां से घुमा के वापस यहीं ले आया, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स? 0. वर्क बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जल्दी बताए, कौन कौन बताएगा? 0. 0। सही बोल रही है क्या ये? व्हाट इज द वर्क? अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज घूम के वापस वहीं पे आ गया तो व्हाट इज द वर्क बाय इलेक्ट्रिक फोर्स? Sir, 0. 0, बिल्कुल सही बोल रहे। मैं और लोगों से पूछ रहा हूँ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव है ना। Yes, sir. तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो घुमा के वापस यहीं आ गया तो व्हाट विल बी द वर्क डन? 0। ठीक है, समझ में क्या? अब मान लो तुमने 10th क्लास में एक सर्किट पढ़ा होगा बेटा ना। सर्किट में क्या होता है? चार्ज घूमता है, बोलो चार्ज घूमता है क्या? Yes, sir. अब मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन घूम के वापस इधर आ गया, तो हम पूछे कि जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में एक चक्कर लगाएगा तो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन? वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इन वन राउंड, इन वन इलेक्ट्रॉन घूम के आएगा, 0 आएगा क्या? यस सर, वही लॉजिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसका यूज हम करने जा रहे हैं। चलो इतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं जरा हम एक रिलेशन। दूसरा टॉपिक क्या मैंने बताया? एक तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आप समझ गए बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने क्या लिखवाया? हमें एक तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे पहचान। अब दूसरा क्या कि
ठीक है, अब वर्क का एक्सप्रेशन भी आपको पता चल गया। जैसे फ्लक्स का एक्सप्रेशन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, वर्क क्या होता है, एफ डॉट ds होता है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक बात समझिए बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफाइन होती है सिर्फ किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। याद रखिएगा, मैं डिटेल में नहीं बता सकता, ये 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली फॉर व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये लिखिएगा जरा, इसका मतलब तीन तरह के कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीसरा होगा स्प्रिंग। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी तीन तरह की होगी। कौन कौन सी? एक ना आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो किसके लिए, ग्रेविटेशन वर्क के लिए। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा क्या है, स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको। स्प्रिंग या दूसरा नाम क्या होता है, क्योंकि स्प्रिंग इलास्टिक होता है ना, तनता है, इसलिए हम इसको दूसरा नाम क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा तीनों का फंडा सेम है, तीनों का फंडा क्या है, सेम है। अब देखो क्या रिलेशन होता है, मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, एक लाइन में लिख रहा हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ। अब इसका डेरिवेशन बेटा 11th क्लास में आपको क्या लगता है, मुझे डेरिवेशन कराना चाहिए कि सीधा सीधा एप्लीकेशन बताएं? आपकी मर्जी। एप्लीकेशन टाइम तो नहीं मेरे पास इतना, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम इतना समझ जाओगे तो एक भी प्रॉब्लम तुमसे अटकेगा नहीं। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको मैथमेटिकली लिखे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा का मतलब चेंज और यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये एक लाइन तुम्हें याद रहेगी क्या पूरी जिंदगी? Yes, sir. इतना तो तुम मेरे लिए तकलीफ उठा सकते हो ना, अपने दिमाग में एक डेटा तो भर सकते हो ना, कि नहीं भर सकते? भर सकते हैं। Yes, sir. भर सकते हैं। तो बस याद रखना कि WC इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब आपके ध्यान में बहुत सारे सवाल, सर ये आया कहाँ से, ये माइनस का क्या मतलब है? तो ये 11th क्लास की चीज थी। 11th क्लास में अगर पढ़ा था अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा पढ़ाएंगे। अभी उसका एप्लीकेशन देखते हैं। आम का मौसम है, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। हाँ जी, सुना है नहीं कहावत, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। हाँ जी, फली का आम है। आगे बढ़े क्या? ये कंसेप्ट लिख लिया आपने? Yes, sir. तो अगर आपको निकालना हुआ वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यू जस्ट डू द वर्क डन, निकालिए उसको, माइनस करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी आम कच्चे है मेरा, मैं तो परसों भी आम लाया 5 किलो और उसके 2 दिन पहले भी आम ले आया था। कैसे कह रहा हूँ आम कच्चे हैं? मैं तो मस्त मीठे मीठे आम खा रहा हूँ। आम का बहुत कच्चे हैं शौक सर है। आप, कच्चे हैं सर आप। अरे भाई हमारे यहाँ बहुत पक्के पक्के आम है। आप लोग अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रीज में आम रखा हुआ है, बिल्कुल दशहरी भी लेकर आया, चौसा भी लेकर आया। ठीक है चलो, कच्चा आम है, तुम पका के मेरे पास भेज सकते हो, एड्रेस भेज देंगे हम तोहफे के तौर पे। सर वो नेचुरल नहीं पका, हाँ ये बात तो आपने सही बोला कि नेचुरल वाला तो नहीं है, तो नेचुरल वाला तो बाद में मिलेगा, अभी तो कच्चा ही खा रहे हैं, आर्टिफिशियल पका हुआ आम। ठीक है चलिए आइए काम की बात करते हैं। अब इसके बाद हमने देखा हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना। ठीक है, तो बेसिकली देखो बेटा, हम आप ये देखिए, आप हेडिंग डालिएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन, हेडिंग डालिएगा बिटवीन पोटेंशियल। ये सबसे, ये समझ लीजिए कि पहला और आखिरी डेरिवेशन इस चैप्टर, पहला और आखिरी डेरिवेशन है। देखो बेटा, अगर मैं ये मान लेते चार्ज है Q1, ठीक है, ये कितना है चार्ज Q2, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इसको क्या मान लेता हूं मैं R1। अब ये दोनों एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज रेपेल करेंगे, अपोजिट है तो अटैक करेंगे। मान लेते हैं ये रेपेल होके यहां पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ज उठ के यहां चला गया, तो अब डिस्टेंस कितना मान लूं मैं इसको, R2 मान लूं, ठीक है? तो जब ये Q2 चार्ज Q1 पे गया होगा तो कुछ फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है क्या?
Yes, sir. और ये Yes, कुछ sir. डिस्प्लेस भी हो रहा है बेटा, जिसको मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr मान सकता हूं। इसका मतलब Q2 चार्ज के ऊपर कुछ वर्क हो रहा है। वो वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है क्या? बोलो बेटा, जल्दी बताओ। से रिपीट करने के बाद मैं बोल रहा हूं, देखो एक बात समझो, मैं पॉइंट नंबर P से पॉइंट नंबर Q पे गया, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं कि चार्ज Q2 मूव फ्रॉम P टू Q, P से Q पे गया। जब P से Q गया तो सम वर्क इज डन, कुछ वर्क किया होगा। सम वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ वर्क करेगा ना बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस वर्क को मैं WC बोल सकता हूं क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, या dr या ds लिखते हैं, याद है क्या आपको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आपको यह भी पता है कि जो F होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एम आई राइट? ठीक है। Yes, अच्छा sir. देखो बेटा, फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड में, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? राइट साइड में। तो दोनों के Yes, बीच sir. का थीटा क्या 0 डिग्री आ गया क्या? यस सर, ठीक है। तो अब मैं अगर वर्क का फॉर्मूला निकालूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बन गया F। F का मतलब कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr, और एंगल कितना है बेटा? cos 0। सर cos 0। क्या सभी को एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, और चार्ज मूव कहां से कहां तक है? लिमिट रखेंगे तो R1 से R2 तक मूव किया है क्या? Yes, sir. तो अब ये क्या है? Yes, sir. ये एक्सप्रेशन क्या है? ये क्या? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी बोलना चाहे। अब बेटा इस एक्सप्रेशन में क्या क्या कांस्टेंट है? K कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, और cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो cos 0 मेरे पास होता है कितना? 1। तो अगर मैं इसको K Q1 Q2 को बाहर निकाल लूं तो ये बन गया मेरा dr, और R स्क्वायर ऊपर है तो क्या इसको मैं ऊपर लिख के R की पावर -2 लिख सकता हूं? बोलो बेटा, सही लिखा क्या मैंने? अगर कोई पावर नीचे है sir. तो ऊपर लाते हैं तो माइनस बन जाता है, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते Yes, हैं sir. R की पावर -2, तो इंटीग्रेट करेंगे तो K Q1 Q2 R की पावर -2 क्या होगा? R की पावर n+1 -1 अपॉन -1। आई होप आपको इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। मैथ के स्टूडेंट हो, अब ये मत कह देना इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया। n+1 अपॉन n+1, ठीक है, n+1। अब आप क्या करोगे बेटा? -1 को बाहर निकाल लो, क्या आ गया? -K Q1 Q2, और इसको मैं फिर से 1/r लिख सकता हूँ क्या? R की पावर -1 को 1/r लिख दिया, तो लिमिट आ गई मेरी R1 से R2। आप जरा इतना नोट कर लो तो मुझे बताओ सर, यहाँ तक नोट होगा? हाँ जी, नोट हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है? अब इसको मैं एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, अब मैं इसको लिमिट रखूंगा। ये मैं जो सर, निकाल कर रहा रहे हूँ, ठीक है। देखो, चार्ज Q1 से Q2 को मैंने मूव किया P से Q। जब वो P से Q गया हुआ तो उस पर ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही होगी, उस फोर्स से कुछ वर्क डन होगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा रखा है, वर्क डन जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फोर्स क्या होता है? KQ/R स्क्वायर, K Q1 Q2। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में dr है, थीटा क्या होगा? 0। आपने एक्सप्रेशन रखा फोर्स F डॉट dr का, और वहां से आपने वैल्यूज निकाल ली। सर हो गया। हो गया बेटा? ठीक है। तो मेरे पास जो सर, बस वर्क पकड़ो। डन Yes, का sir. वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। WC इज इक्वल टू -K Q1 Q2, ब्रैकेट में 1/r, लिमिट रखना है R1 से R2। अगर मैं लिमिट रखूं तो आ जाएगा K Q1 Q2, पहले रखूंगा R2 1/R2 -1/R। ये आ गया मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद रहेगा क्या? यस सर, Yes, sir. अच्छा, अभी मैंने आपसे पूछा था कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या है। अगर मैं मान लूं कि कैन आई राइट लाइक दिस, वर्क डन इज इक्वल टू -Δu और माइनस, अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इसका मतलब डेल्टा यू जो हो गया वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। 11th क्लास से आया हुआ। ये कहां से डेरिवेशन है बेटा? 11th क्लास का डेरिवेशन है। अभी आप रख लीजिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है, ठीक है। Yes, sir.
पसीने में डूब गया मैं अंधेरे में बिकॉज चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर। ठीक है, अब अच्छा डेल्टा यू का मतलब क्या? फाइनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। लिख सकता हूँ क्या बेटा? देखो फाइनल पोजीशन क्या है, क्यू है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, पी। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, उसी को तो डेल्टा यू बोलेंगे। Yes, sir. यस सर। अच्छा, आप इसको किसी किसी किताबों में U2 माइनस U1 भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क कितना निकाला आपने? माइनस। ये आ गया आपका लास्ट रिजल्ट। ये आपको रटा होना चाहिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो आप लिख दो सिंपल U2 माइनस U1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 1 by R2 माइनस 1 by R1। याद रहेगा ये फॉर्मूला, आप इसको लिखिए। ये है पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। अगर पहले 2 है तो यहाँ पे बेटा 2 लगा देना R2, और अगर पहले 1 है तो पहले क्या लगा देना? 1 by R1। ठीक है, Yes, sir. मतलब अगर 2 पॉइंट चार्जेस थे, पहले उनके बीच का डिस्टेंस था R1, और बाद में उनके बीच का डिस्टेंस होगा कितना? R2। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो एनर्जी U1 था पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U2 थी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो है U2 माइनस U1। ठीक है, अब अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी से समझते क्या है? आपने सर फॉर्मूला तो निकलवा दिया, ठीक है, फील नहीं हो पा रहा सर कि क्या है पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। ठीक है, अब फील करा जाए क्या? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? क्या Yes, मतलब है सर ये जो ये बकवास आपने किया है Q1 Q2 पता नहीं क्या 1 by R2 1 by R1, ये क्या बकवास कर रहे हैं? ठीक है, यस सर। चलिए पहले आप इसको नोट कर लिए, फिर हम आते हैं जरा इसका मतलब समझते हैं। सर रुको क्या एक मतलब? मिनट। Done. सर रुको। अच्छा, अब आप एक बात और समझिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा या सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा? Sir, path पे सर depend करता सर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में। अरे भैया, अभी मैंने सर, बताया कि इनिशियल कंजर्वेटिव एंड फोर्स पाथ पे फाइनल डिपेंड नहीं पोजीशन। करता। है। Sir, position Initial and पर final करेगा। हाँ जी, तो आप ये लिख Position पे लीजिएगा कि करेगा। आप लिख लीजिएगा कि डेल्टा यू या पोटेंशियल एनर्जी, फिर से लिख लो यहीं पे, डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन, सॉरी उल्टा बोलते, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब R1 और आउटपुट डिपेंड करेगा। कैसे आप लेंगे उससे नहीं मतलब आप 10 मीटर दूर है, बस आप 10 मीटर सीधा गए थे, घूम के गए थे, डजंट मैटर। जैसे डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसी तरह ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अल्लाह, नीरज कह रहा है कि पूरी रात रामायण सुनाई, सब पूछा, सुबह पूछा तो बोला राम सीता की सिस्टर है। अल्लाह, क्या ही बोल रहा है ये। मतलब मैंने तो ये सुना है कि पूरी रामायण खत्म हो गई और पूछा लास्ट में कि राम कौन है, ऐसी बात हो गया। यस। ठीक है, Yes, sir. ये बड़ी पुरानी कहावत है कि पूरी रामायण खत्म हो गई और आखिर में पूछा कि राम कौन है, तो कह रहे कौन है बताओ। तुम सुन क्या रहे थे? करो स्टार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये रहा आपके पास पोटेंशियल। अब जरा हम फील करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या। देखिए बेटा, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग लिया, अगर आप एक स्प्रिंग को, मैं अब आपको जरा स्क्रीन शेयर की जरूरत नहीं, फॉर एग्जांपल आपने एक स्प्रिंग, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही, तो आप इसको ऊपर ले जाने के लिए कुछ वर्क डन कर रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Are you doing some work done? तो वो वर्क डन जो आप कर रहे हैं, that work is getting stored in the system। मतलब अच्छा ये बोलो कि एक पेन ऊपर एक पेन नीचे, किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है? ब्लैक वाले के रेड वाले? Black. ब्लैक जो ऊपर है। उसका लॉजिक क्यों? क्योंकि सर जब मैं इसको दोनों एक पोजीशन पे एनर्जी कैसे, जब मैं इसको ऊपर ले गया तो मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क किया और वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो गई है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। देखिए जैसे केमिकल, एक बम के अंदर एनर्जी होती है ना, बम सर के हम अंदर कोई एनर्जी वर्क करेंगे ना। बिल्कुल हाँ, आपने जो वर्क किया दैट वर्क हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप बम का नाम बम देखा आपने? बम, यस सर। ठीक है, बम के देखा तो नहीं होगा, मूवीज में देखा होगा ना। तो छोटा आपने देखा बम है। के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो केमिकल फॉर्म में स्टोर है क्या? केमिकल sir. एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह होते हैं, एक काइनेटिक, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल की, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनको मैं दूर कर रहा हूं या पास कर रहा हूं, दूर कर रहा हूं या
पास कर रहा हूँ, तो दूर या पास करने में कुछ वर्क डन कर रहा है, यस सर, वो वर्क डन उस सिस्टम के अंदर जाके स्टोर हो रही है, उसे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। आई होप समझ में आ गया होगा बता। Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं Yes, कि भाई sir. ये पोजीशन R1 है, ये पोजीशन R2 है, तो यहां से यहां ले जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ या बढ़ा, या कितना वर्क डन हुआ, उसी का फॉर्मूला निकाला गया है। समझ में आई बात? Yes, sir. कि हाउ मच वर्क Yes, हैज टू बी sir. डन या हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम हियर टू। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि मान फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं और घुमा के ले जाऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी सीधे ले जाने में और घुमा के ले जाने में सेम रहेगी क्या? Yes, sir. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट पे, पोजीशन पे। आप फिर से लिखना चाहे तो लिख ले, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हुए कभी भी पाथ को नहीं देखना है, सिर्फ किसको देखना है? Point. सिर्फ पोजीशन पे। आप लिखना चाहे तो बेटा लिख लो हिंदी में अपने लेवल में कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए कभी पाथ नहीं, सिर्फ क्या देखना? सिर्फ क्या Position. देखना? पोजीशन देखना। ठीक है, फाइन। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे मैं Yes, आपसे sir. पूछूं, देखो एक बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछता हूं। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट, एक चार्ज क्यू यहां रख दिया और ये सेमी सर्कल है। सर लाइक सो मच योर एक्सप्लेनेशन ऑफ टीचिंग, नो वन कैन डू। समझा नहीं मैं आपकी बात। कोई तारीफ की बात है, ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर बेटा एक सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल पे अगर मैं आपसे पूछे एक चार्ज को मैंने पहले यहां रखा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 2-3 पोजीशन है। अगर मैं चार्ज Q2 को 1 से 2 पे ले गया और फिर 2 से 3 पे लेगा, किस जगह पे एनर्जी ज्यादा होगी पोटेंशियल की? 1 पे, 2 पे, 3 पे। ये सेमी सर्कल। जल्दी बताइए। अगर मैं 1 से 2 पे, क्यों बेटा? सर जब Q से Q1 से Q2 तक ले जाएंगे सर हम ना, बेटा ये उस पर सेमी एनर्जी आ सर्कल जाएगी। है, सेमी सर्कल है। अब बताओ जरा, अभी मैंने बताया कि आपको Same होगी सभी. सेम होगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड ऑन द पोजीशन। तो आपको बस ये देखना है कि Q1 और Q2 के बीच में गैप कितना है, कैसे आया नहीं पता, तो 1 2 3 पे दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है क्या? यस सर, तो क्या तीनों एनर्जी सेम होगी? Yes, 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 sir. कितने लोग को समझ में आया मेरी बात? क्योंकि हमने अभी भी बोला ना कि डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड ओनली ऑन द पोजीशन। क्योंकि पोजीशन सेम है। जल्दी मुझे बताया कि सभी लोग को समझ में आया क्या बात? तो हम लिख सकते Yes, हैं sir. कि Yes, sir. U1 पोटेंशियल एनर्जी 1 का, 2 का और 3 का, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, बिकॉज डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ चार्जेस फ्रॉम Q1 फ्रॉम Q1, वेरी गुड, इज सर इज इक्वल, सेम, इज इक्वल। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि तो इसका मतलब अगर 1 से 2 गया तो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम 1 to 2? वर्क डन 1 से 2 चार्ज इन मूविंग चार्ज फ्रॉम 1 से 2, पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 जाने में कितना वर्क डन करना होगा? देखो मैंने लिखा वर्क डन इक्वल टू व्हाट? डेल्टा यू। तो 1 से 2 जाने में कोई डेल्टा यू चेंज हुआ है क्या एनर्जी? बोलो बेटा, 1 से 2 में डेल्टा यू चेंज हुआ है क्या? सर नहीं हुआ सर इसमें। नहीं, वो डेल्टा यू तो चेंज No, sir. एनर्जी 0 होगा ना, क्योंकि मैंने लिखा अगर मैं 1 से 2 गया तो डेल्टा यू क्या होगा? U2 माइनस U1, और U1 U2 सेम है ना, तो ये 0 बन गया। आई बात समझ में क्या? Yes, sir. इसका मतलब वर्क डन क्या Yes, होगा? sir. 0। इसी तरह अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम 2 to 3? यस सर, क्या आंसर होगा? सर 0 0. मूविंग फ्रॉम 2 से 3, तो वही फॉर्मूला लिखूंगा, WC इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, जो 11th क्लास का डेरिवेशन है। डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितना है? क्योंकि U3 U2 बराबर है, डिस्टेंस सेम है, तो वर्क डन क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है बेटा, 0. चलो अब एक मैं और क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एकदम करा के दिखाऊं आपको। यस सर, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, पहले मैं आपसे आंसर पूछ रहा था, फिर मैं बताऊंगा किस एग्जाम का प्रॉब्लम है। ठीक है, चले आप लोग रेडी है? यस सर, Yes, sir. रेडी? यस सर, ठीक है, Yes, चलो। sir.
ये कह रहा है कि भाई एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स है, वाई है और जेड है। सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है क्यू, कैपिटल। एक स्मॉल क्यू चार्ज को मूव किया, मूव फ्रॉम 0, a, 0 टू 0, 0, a। तो कह रहा है वर्क डन कितना होगा। अगर कह रहा है इफ क्यू स्मॉल क्यू, एक स्मॉल क्यू चार्ज को मूव किया, देन व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क। सर ये पॉइंट हैगा जैसे, जल्दी बताओ। तो 0, a, 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। और 0, 0, a मतलब 0 मतलब x0, y0 और z क्या है, तो z एक्सिस पे आ गया। बोलो बेटा, सही बोल रहा हूं मैं, am I right? सर Yes, तो एक sir. बार चार्ज क्यू Yes, यहाँ sir. था और इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आया, तो बताओ वर्क डन क्या होगा। सर 0 0 होगा, पक्का? सर पक्का। पक्का? कौन कौन है जो बोल रहा है 0 होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ, जो कह रहा है, जो कह रहा है 0 होगा या नहीं 0 होगा। बस आप लिख दो 0 नॉन 0, दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं कि जब आप चार्ज क्यू को 0, a, 0 और नॉन 0, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कौन सा 0 होगा, कौन सा नॉन 0। 0 या नॉन 0 में क्या ऑप्शन है? 0, ओके। दीक्षांत जल्दी बताओ बेटा, सब लोग। डिस्टेंस नॉन 0, डिंपल का नॉन 0। बस दो टर्म में आंसर बताना, अपना अपना आंसर बताए, दूसरों के आंसर से इफेक्ट ना होइए, दूसरों के आंसर से मुतासिर ना होइए। जस्ट देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि जब ये यहाँ पे था तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस a था क्या? Yes, और sir. जब यहाँ पे तो अब डिस्टेंस कितना है, a। तो अभी मैंने, हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड करता है, बस पोजीशन पे डिपेंड करता है, Sir, position पर depend पोजीशन करता पे। है. तो जब Position पे। दोनों जगह पे डिस्टेंस तो सेम है ना, a और a है, दोनों जगह पे डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गई क्या? यस सर। अंजना नॉन 0 कैसे होगा? तो मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ पे बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी U1 है और यहाँ पे बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी U2 है, तो क्या मैं U1 को U2 के बराबर लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, बिकॉज डिस्टेंस सेम, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच का क्या है बेटा, सेम है अलग है? सर सेम। सेम है। तो U1 U2 बराबर हो गया, तो डेल्टा U क्या होगा बेटा, डेल्टा U क्या होगा, U2 माइनस U1, 0 आ गया। यस और सर। अभी आपको मैंने बताया कि 11th क्लास का कंसेप्ट कहता है कि वर्क डन जो होगा वो होगा माइनस डेल्टा U, तो क्या ये 0 हो जाएगा? यस अब सर। आपको पता है ये जेई का प्रॉब्लम है, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, सेम प्रॉब्लम वाह सर। एग्जैक्टली, कि अगर एक चार्ज को मैं 0, a, 0 से उठा के लेगा 0, तो व्हाट इज द वर्क डन। अलग अलग ऑप्शन दिए, तो एक ऑप्शन 0 था, तो कौन सा ऑप्शन सही था बेटा? 0 वाला ऑप्शन। सर क्यों? 0। क्योंकि वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन, सॉरी उल्टा बोला, और पाथ पे। बिल्कुल सर, हमने राइट दिया, नीरज कह रहा बिल्कुल सही। आई होप आपको समझ में आया ये कंसेप्ट। यस सर। ठीक है, तो चलिए Yes, वापस हम sir. जरा उस डेरिवेशन पे आते हैं। तो हमने देखा, तो नोट कर ले बेटा ये क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है। सर रुको अब देखिए मैं ये कंसेप्ट सर, एक मिनट का स्क्रीनशॉट ले ठीक लेता है, ठीक है, ओके। आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, वैसे पीडीएफ पे अपलोड हो जाती है। कल मैंने बात किया था आप लोगों से रिलेटेड कि वो सर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पीडीएफ खुल नहीं रही है, तो उन्होंने बोला है कुछ प्रॉब्लम है साइट में, वो सही कर देंगे उसको। हूँ। ओके सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए। अब देखिए बेटा, हमने ये देखा कि अगर मान लो दो चार्जेस Q1 Q2 पहले R1 पोजीशन पे, ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है सर, अभी भी नहीं हुए होगा। हाँ वो देखिएगा, वो लोग, उन्होंने बोला है कि वो उसको सही कर देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे रेगुलर टच में रहें, ठीक है बेटा। और मैं मान लेता हूँ कि इसको उठा के कहाँ ले गए, R1 से R2 डिस्टेंस पे। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला है U2 माइनस U1 क्या निकाला, K। बोलो बेटा Q1 Q2, और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, ठीक है। K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 pi epsilon. R2, और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10। अब हम बेटा एक assumption मानेंगे, आप ये मानेंगे
असम्पशन हमारा ये होगा, अज्यूम करूंगा मैं कि जब चार्जेस के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है, मतलब R2 बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट, तो दोनों के बीच की एनर्जी को क्या मानूंगा मैं, 0। ये असम्पशन है। असम्पशन क्या है मेरा कि व्हेन द चार्जेस आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ये मेरा असम्पशन है, ठीक है। Yes, sir. ये मेरा रेफरेंस है। आप कह सकते हैं कि Yes, assume sir. करा या मैंने रेफरेंस लिया, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस है। तो अगर मैं R2, अब हम फॉर एग्जांपल हम ये माने कि एक चार्ज जो है इन्फिनिटी से उठा के, ये मान लिया Q था, Q2 है, अगर मैं इसको इन्फिनिटी से उठा के R डिस्टेंस पे ले आया, मान लेते हैं R कोई डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 1 by R2 माइनस 1 by R1। R2 क्या इन्फिनिटी बेटा, तो इसको मैं लिख दूंगा K Q1 Q2 1 by इन्फिनिटी माइनस R1 की वैल्यू क्या है R, और U2 क्या है 0 माइनस U1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के, इन्फिनिटी से उठा के किसी डिस्टेंस पे रख दूं, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, 0। तो 1 by इन्फिनिटी 0 हो जाएगा बेटा ये। अगर किसी Yes. नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो दिस विल कम आउट टू बी 0। तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस U1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू माइनस 1 by R। माइनस से माइनस कैंसिल, व्हाट यू विल गेट। ये रिजल्ट याद करिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K Q1 Q2 by R। ये रिजल्ट याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कि जैसे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एट अ पॉइंट K Q1 Q2 by R। सिंपल, याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. K Q1 Q2 by R। अगर अच्छा विद साइन, प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए, ठीक है। So the potential energy between two charges will be K Q1 Q2 upon R। K Q1 Q2 upon R। R क्या है, distance between the two charges। Yes, sir. ठीक है, ओके ने मैं मूव ऑन, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, आपको आपके पास ये पोटेंशियल का आंसर हो गया, इसको तो खैर हटाइए, ये वाला क्वेश्चन हटाते हैं। अब ये देखिए, एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका साइड ए दे रखा, और इसके कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q माइनस Q और 2Q। मुझसे पूछ रहा है कि बताओ इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो मैं आपको, मेरे पास टाइम का इसलिए मैं जरा बताता हूँ, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी, ठीक है, और 2 और 3 के बीच में भी होगी, और 1 और 3 के बीच में भी होगी। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो आप जब इन्फिनिटी पे चार्जेस थे तो 1 पहले आपने क्या 1 और 2 को इकट्ठा किया होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के बीच में डिपेंड करेगी, और फिर 1 और 3 के बीच में भी होगा, और 2 और 3 के बीच में होगा, यही होगा। और पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या पाथ पे डिपेंड करता है कि सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है? Only position, sir. ओनली पोजीशन पे। तो मैं इसको Only लिख सकता हूँ, जब 1 और 2 पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। सही है क्या ये? Yes, sir. अच्छा, जब 1 और 3 को देखूंगा तो 1 और 3 में क्या हो, K Q1, और 3 पे कितना चार्ज है, 2Q अपॉन डिस्टेंस, Yes, sir. ठीक है, प्लस Yes, 2 sir. और 3 को भी देखो, 2 और 3 को, तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है क्या? एम आई Yes, राइट sir. बेटा? Yes, अब sir. सॉल्व करिए इसका आंसर। ये क्या आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2KQ स्क्वायर अपॉन ए, प्लस माइनस माइनस आएगा, दिस विल माइनस 2KQ स्क्वायर अपॉन ए। सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस कैंसिल। तो द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, वो क्या आ गया, माइनस KQ स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आपका टाइम ओवर हो गया है, तो अब आपको समझ। अच्छा, इसी तरह अगर बेटा मैं स्क्वायर दे देता, स्क्वायर की वजह से अगर मैं पूछता बताओ क्या होगा, तो स्क्वायर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, मान लो इसको 1 2 3
4। तो अगर स्क्वायर क्यू से टोटल पोटेंशियल पूछता है तो पहले 1 और 2 के बीच में निकालते हैं, फिर 1 और 3 के बीच में निकालते हैं, और फिर 1 और 4 के बीच में निकालते हैं। ठीक है, चलो सर टाइम कब ओवर हो गया, इतना अच्छा फ्लो बना था, बहुत अच्छा, चलिए आपको मजा आया, इट्स वेरी गुड। तो देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के बीच में हो गया, 1 और 3 हो गया, 1 और 4 के, और किसके बीच में होगा? 2 3 आपने अम्बुआ खाया है? अम्बुआ क्या होता है यार? आम खाया, अम्बुआ कब से आ गया? न्यू फ्रूट है। चलिए ठीक है, पहले इसको कर लो। अच्छा अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 के बीच में भी होगी, और 2 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, 1 से शुरू करो, 1 2 1 3 1 4। इसी तरह 2 और 3 के बीच में होगा सर 2 4 2 4 और 2 1। 2 1 तो हो चुका है ना, 1 2 और 2 1 तो बराबर है ना, 2 1 और 1 2 तो बराबर है ना भाई। 1 2 बोलो चाहे 2 1 बोलो। सर 3 4 सर आम की चटनी टाइप होती है, बहुत आम की चटनी तो बहुत पसंद है मुझे, बहुत खाया है। अच्छा 2 4 हो गया। अब जरा 3 को देखते हैं जरा, 3 का 4 से हो चुका है क्या? नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। 3 का 1 से हो चुका है, 3 1 और 1 3 बराबर हो गया, और 3 का 2 से वो भी हो चुका है, 2 3 और 2 3 बराबर है 2 3। इसी तरह 4 1 हो चुका है, 4 2 वो भी हो चुका है, और 4 3 हो, यानी 6 चार्जेस होंगे। तो अगर स्क्वायर दे देगा बेटा तो 1 2 2 1, तो अब आप जैसे मैंने ट्रायंगल का निकाला उसी तरह करके निकाल लेंगे क्या? यस सर। अगर ये डिस्टेंस a मान ले, ये मान ले, a मान ले, ये मान ले, ये मान ले, तो ये चार्जेस डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 और 3 का निकालेंगे तो a√2, और ये जब होगा इसको कितना निकालेंगे? a√2। ठीक है, तो जब 1 2 का निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना लेंगे? a। 2 3 का निकालेंगे a, 3 4 का a, 1 4 का a। लेकिन जब 1 और 3 का निकालेंगे तो a√2 हो जाएगा ना। यस सर। और जब 2 और 4 का निकालेंगे तो a√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर, आज का लेक्चर कंप्लीट। अब आपका टास्क क्या है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे कल इसका आंसर देंगे सभी लोग, कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्योंकि एनर्जी नेगेटिव, एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी ना बेटा, एनर्जी का स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज तो कभी नेगेटिव नहीं होती। नहीं समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पे तो मेरी एनर्जी नेगेटिव, हाँ वेक्टर में होता है तो प्लस का मतलब डायरेक्शन होता है राइट साइड, और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड होता है। इधर तो जो है माइनस आ गया, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्या मतलब है? कल की क्लास जब हम शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। तो कितने लोग हैं जो ये बात इसके लिए तैयार है कि कल हम पहले इसका आंसर बताएंगे? ओके, टुमारो आई विल स्टार्ट द लेक्चर विद दिस पार्ट ओनली, कि सर क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर होता है तो समझ लो चलो प्लस माइनस समझ में आ रहा है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव, जैसे कहते हैं टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी तो स्केलर है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी, कल हम इस बात को आपसे पूछेंगे। ठीक है? यस सर। सर जो आपने ये नहीं इसको बेटा सेकंड क्वेश्चन दिया ना, हाँ सेकंड क्वेश्चन नहीं दिए जो इसमें चार्जेस क्या 1 2 3 4 का, नहीं वो तो क्वेश्चन दे देगा ना, क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। वो तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, किसको होस्ट बनाना है भाई, देयर इज नो वन टू। टीचर सर सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन? नीरज को? चलो भाई, अगर टीचर जब आएंगे तो आप उनको होस्ट बना दीजिएगा। इज देयर एनीवन? टीचर कोई है क्लास में? चलो भी नहीं, ठीक है, तो मैं नीरज को बना सर अभी नहीं है, अभी नहीं है। आप जब टीचर आएंगे तो ईमानदारी से उनको होस्ट बना दीजिएगा, कोई बदतमीजी नहीं। यस सर। ओके नो सर। यस सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड इवनिंग मैं सर। मिलूंगा मंडे को मुझे एनसीईआरटी का जो मैंने आपको टास्क दिया है दैट शुड बी कंप्लीट। यस ठीक है, सर। नहीं आएगा Yes, जो भी sir. डाउट्स होंगे आप उसको सर्कल कर लीजिएगा, रीडिंग आएगा, हम एक डाउट क्लास लेंगे उसमें आप पूरा करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर एचसी शर्मा के कर सकते हैं, एचसी वर्मा के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप पहले एनसीईआरटी भी कर लीजिए, यू कैन डू दैट आल्सो। ठीक है, गुड इवनिंग Yes, ऑल ऑफ sir. यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।